नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। वक्त हो चला है सुपर फास्ट 100 का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पूरा देश मना रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कार्यक्रम कर रही है और नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें आदरपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की है और देशवासियों को पराक्रम दिवस की शुभकामनाएं दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, आजादी के 75 साल बाद भी कुछ जिले पिछड़ गए हैं और बाद में इन्हें पिछले जिलों का तमगा दे दिया गया। पीएम मोदी ने कहा, जब दूसरों के सपनों को पूरा करना अपनी सफलता का पैमाना बन जाए तो फिर वो कर्तव्य पथ इतिहास रचता है। आज हम देश के आकांक्षी जिलों में यही इतिहास बनते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ बजट बढ़ता रहा, योजनाएं बनती रही, आंकड़ों में आर्थिक विकास भी होता रहा, लेकिन फिर भी आजादी के 75 साल बाद भी देश में कई जिले पीछे रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई के ताड़देव अग्निकांड हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक को 2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान किया। वहीं दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर का जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है। अमित शाह ने कहा, इससे जिले के तंत्र को सुधारने और डिलीवरी देने वाला तंत्र बनाने के लिए बहुत बड़ा फायदा होगा। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में परिसीमन शुरू हो गया है, जल्द ही वहां चुनाव होंगे। उन्होंने कहा, मैंने लोकसभा में आश्वासन दिया है, जैसे ही जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य होगी, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जम्मू कश्मीर में कई विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस साल जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड संख्या में पर्यटक आए हैं। लोगों को सरकार की योजना का सीधा फायदा मिल रहा है। गृह मंत्री ने कहा, अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद जम्मू कश्मीर में लगातार विकास बढ़ रहा है। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और केंद्रीय योजनाओं का लगातार फायदा मिल रहा है। सूचकांक को जम्मू कश्मीर के 20 जिलों के लिए जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में शनिवार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रचार की शुरुआत की। अमित शाह ने कैराना से अपने डोर टू डोर कैंपेन को शुरू किया। खुद बीजेपी के पर्चे लोगों को बांटे। कोरोना संक्रमण के चलते चुनाव आयोग ने रैलियों और रोड शो और किसी भी तरह की जनसभाओं पर रोक लगाई हुई है। हालांकि आयोग ने 5 लोगों को घर घर पर प्रचार करने की अनुमति दी है। अमित शाह ने इस दौरान कहा, उत्तर प्रदेश में एक नई उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा, मोदी जी ने जो भी उत्तर प्रदेश को भेजा है, योगी जी ने नीचे तक उसको लागू किया है। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार भगवंत मान ने चरणजीत सिंह चन्नी को चुनौती दी है। मान ने कहा है, अगर हिम्मत है तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी धुरी सीट से मेरे खिलाफ चुनाव लड़े। भगवंत मान ने कहा, मैं चमकौर साहिब से नहीं लड़ सकता क्योंकि यह एक आरक्षित सीट है, लेकिन वह धुरी से लड़ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी में दूसरे चरण के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। दूसरे चरण में 55 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। इनमें से 51 सीटों पर मायावती ने प्रत्याशियों का ऐलान किया।
वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीएसपी के लो प्रोफाइल चुनावी अभियान पर आश्चर्य व्यक्त किया। उन्होंने कहा, राज्य में चुनावों के बीच बीएसपी शांत बनी हुई है। ऐसा लग रहा है मानो बीजेपी सरकार मायावती पर दबाव बना रही हो। तो यूपी में पार्टी के चुनाव की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से सीएम पद को लेकर बयान दिया। प्रियंका ने कहा, मैं यूपी चुनाव में लड़ सकती हूं, लेकिन ये नहीं मान सकती कि मैं मुख्यमंत्री उम्मीदवार हूं। फरीदाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, कोई भी कंपनी मेवात नहीं आना चाहती थी, लेकिन हमारी सरकार ने मेवात में 7,500 करोड़ की लागत से बनने वाली एटीएल कंपनी बनाने का काम किया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, इस कंपनी में हरियाणा के 4,500 युवा और युवतियों को रोजगार मिलेगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा, संगठन को बढ़ाने के लिए सभी जोर शोर से प्रयास करें। हरियाणा में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए हाल ही में प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे हरियाणा के आला अधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें अनिल विज ने पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए थे, प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। वहीं अनिल विज ने अपराधियों को भी कड़ी चेतावनी दी है। अनिल विज ने अपराधियों को चेतावनी देते हुए कहा, या तो अपराधी गलत काम छोड़ दें या फिर हरियाणा छोड़ दें, क्योंकि हरियाणा में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने शनिवार को सिरसा में कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात की। इस मौके पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने अपनी पुरानी कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया। रणजीत सिंह चौटाला ने दावा किया है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के लिए चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी होगी। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा, कांग्रेस का इन राज्यों में ज्यादा वजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की लोगों में अपनी छवि नहीं है। पंजाब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस को खत्म कर दिया है। वहीं रणजीत सिंह चौटाला ने पंजाब में आप पार्टी के सीएम चेहरे भगवंत मान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, भगवंत मान नॉन सीरियस नेता हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के वोटर्स भी भगवंत मान को सीरियस नहीं मानते हैं। वहीं हरियाणा के निजी स्कूलों को अब प्रोविजनल एफिलिएशन मिलेगा। सरकार ने शर्तों के साथ 1 साल का एक्सटेंशन दिया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ट्वीट कर जानकारी दी। पुलिस भर्ती फर्जीवाड़े में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उन्होंने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे रहे थे। फिंगरप्रिंट नहीं मिलने पर इसका बड़ा खुलासा हुआ। महिला आयोग की नवनियुक्त चेयरपर्सन रेणु भाटिया का फरीदाबाद पहुंचने पर फरीदाबाद प्रशासन ने बुक देकर सम्मानित किया। इस दौरान रेणु भाटिया ने कहा, उनकी पहली प्राथमिकता महिलाओं को सशक्त बनाने की रहेगी। वहीं रेणु भाटिया ने कहा, अब बेटियों के साथ पूरा वुमेन कमीशन साथ खड़ा है। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। बेटियों को खुद को कमजोर नहीं समझना है, दिलेर और मजबूत बनाना है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के खिलाफ अभियान में एक सफलता हासिल की है। कश्मीर जोन पुलिस के मुताबिक शोपियां जिले के किलबल इलाके में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर हो गया। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके बाद इलाके में तलाशी अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों की टीम जब इलाके में पहुंची तो आतंकियों की तरफ से फायरिंग शुरू हो गई, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। वहीं देश में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश में 3 लाख से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। 15 मई के बाद कल गुरुवार को एक दिन में संक्रमण का कुल आंकड़ा दूसरी बार 3 लाख के पार हो गया था। वहीं 24 घंटे में 3,47,254 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 2,51,000 लोग ठीक हुए, जबकि 703 लोगों की जान गई थी। वहीं सरकार ने बच्चों के लिए नई कोरोना गाइडलाइंस जारी की है। इसमें 5 साल तक और 6 से 11 साल और 12 से 18 साल के किशोरों के लिए अलग अलग सुझाव दिए गए हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य नहीं होगा। हरियाणा में कोरोना वायरस के मामलों में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है। बीते 24 घंटे में ही कोरोना के 8,753 नए मरीज मिले हैं।
इन नए मामलों में से सबसे ज्यादा 2595 केस साइबर सिटी गुरुग्राम में देखने को मिले हैं। इसके अलावा फरीदाबाद में 1030, अंबाला में 492, पंचकुला में 546, सोनीपत में 604 और करनाल में 340 नए केस सामने आए। प्रदेश में नए मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक्टिव मरीजों की संख्या 57,932 तक जा पहुंची है। बीते रोज कोरोना से 11 मरीजों की जान गई। इस महामारी को पूरी तरह से मात देने के लिए प्रदेश में तेजी के साथ वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। बीते 24 घंटे में ही रिकॉर्ड 75,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई। गोहाना में कोरोना का कहर देखने को मिला। पिछले 3 दिनों से रोजाना 50 से ज्यादा कोरोना मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोरोना नियमों का पालन करने की अपील की। डॉक्टर चक्रवर्ती ने बताया, रोजाना 2 से 3 कैंप लगाकर लोगों को कोरोना टीका लगाया जा रहा है। इसके साथ ही फ्रंटलाइन वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का काम किया जा रहा है। यमुनानगर में सरकार की ओर से बड़े स्तर पर कैंप लगाकर लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है ताकि महामारी को हराया जा सके। वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश से ठिठुरन बढ़ गई है। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार से बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी में लगातार हो रही बारिश ने बीते 32 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बारिश और ठंडी हवाओं ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश की संभावना जताई है। वहीं पंचकुला में तेज बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। शनिवार से लगातार बरसात हो रही है, जिसके कारण ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जनवरी तक बादल छाए रहेंगे। वहीं सोनीपत में बीती रात से हो रही बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। बारिश के चलते आम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल बारिश के चलते देश के सबसे बड़े हाईवे 44 पर जाम की स्थिति बन गई थी, जिससे आम लोग जाम में फंस गए थे। अपनी मंजिल तक समय पर नहीं पहुंच सके थे। बारिश के चलते फैक्ट्री एरिया और सड़कों पर भी पानी भरा नजर आया। प्रदेश में सुबह से हो रही बारिश लगातार आम लोगों की परेशानी बढ़ाने का काम कर रही है। प्रदेश में ठंड बढ़ गई है, जिसके कारण लोग घर से बाहर निकलने में कतरा रहे हैं। तो वहीं हल्की बूंदाबांदी फसल के लिए फायदेमंद है। जब इस बारे में कृषि वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रभान से बात की गई तो उनका कहना है, जिले में अब तक 12 से 13 mm तक बरसात हुई है, जो फसल के लिए रामबाण है। उन्होंने कहा कि बरसात के बाद बम्पर पैदावार की उम्मीद है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर इससे ज्यादा बरसात हुई तो फसल को नुकसान पहुंचेगा। गोहाना और आसपास के क्षेत्र में बारिश के बाद किसानों के चेहरे पर रौनक देखने को मिल रही है। किसानों का कहना है, बारिश गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद साबित होगी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा, किसानों से इस समय खेतों में पानी न डालें, इसकी सलाह दी है। अधिकारियों का कहना है, अब तक हुई बरसात सरसों और गेहूं की फसल के लिए फायदेमंद है। अगर ज्यादा बारिश होती है तो फसलों को नुकसान हो सकता है। फरीदाबाद में बारिश के बाद ठंड बढ़ गई है और लोग ठंड से बचने के लिए चाय और आग का सहारा ले रहे हैं। बरसात के कारण किसानों को सरसों की फसल में नुकसान होने का डर बना हुआ है। वहीं रतिया जिले में यूरिया खाद के लिए किसानों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सुबह से ही किसान यूरिया खाद लेने के लिए लाइनों में लग रहे हैं। किसानों का कहना है कि जब मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर किसान अपनी फसल का ब्यौरा देते हैं तो बिजाई का ब्यौरा भी देते हैं, मगर उसके बाद भी सरकार खाद की किल्लत का समाधान क्यों नहीं करती है। बहादुरगढ़ में हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के अतिरिक्त निदेशक विराट ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने मकानों का औचक निरीक्षण किया। योजना के तहत बने मकानों की स्थिति का जांच किया। वहीं मकानों के बारे में पूरी तरह से छानबीन की गई और जाना कि ये मकान योजना के नियम और शर्तों के अनुसार बनाए गए हैं या नहीं। टीम ने लाभार्थियों से भी पूछताछ की कि उनको समय पर योजना का फायदा मिला या नहीं। इसके साथ ही अधिकारियों को चेतावनी भी दी गई है कि समय पर लाभार्थियों को किस्त जारी करें।
वहीं रतिया के खाई गांव में एक निजी कंपनी का मोबाइल टावर लगाए जाने से लोगों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। टावर लगाए जाने को लेकर गांव के लोग एक जगह एकत्रित हुए, जमकर नारेबाजी भी की। वहीं गांव के लोगों का आरोप है कि पहले ही एक टावर गांव में लगाया जा चुका है, अब दोबारा से उसी कंपनी का दूसरा टावर लगाया जा रहा है, जिससे गांव में रेडिएशन फैलेगा, लोग बीमार होंगे। वहीं वैदवाला के कुश्ती खिलाड़ी जगतार सिंह के समर्थन में शनिवार को ग्रामीणों का प्रतिनिधि मंडल पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा। जगतार सिंह और अन्य के खिलाफ महिला चिकित्सक की शिकायत पर दर्ज मुकदमा ग्रामीणों ने विरोध जताया। ग्रामीणों ने मामले को झूठा बताते हुए रद्द करने की मांग की है। दरअसल खाई गांव घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है। यहां के लोग नदी के दूषित पानी से बीमार हो जाते हैं, जिससे लोगों में डर बना हुआ है। इसे लेकर गांव के लोगों ने एसडीएम और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। उधर कैथल में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अलग और 6 मामलों में सेंट्रल बैंक से 73,000 की धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। सेंट्रल बैंक के तत्कालीन मैनेजर को 1.5 करोड़ के फर्जी लोन में गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं इस संदर्भ में देर रात प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जानकारी देते हुए पुलिस प्रवक्ता ने बताया, कैथल के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्षेत्रीय तनाव रूप की धोखाधड़ी करने के आरोप में थाना शहर पुलिस द्वारा 6 मामले दर्ज किए गए। बता दें कि 13 दिसंबर को बैंक मैनेजर नरेश कुमार ने 13 आरोपियों के विरुद्ध थाने में शिकायत देते हुए बताया था, आरोपियों ने बैंक के साथ 1 करोड़ 43 लाख रुपए की धोखाधड़ी की है। रेवाड़ी में पेट्रोलियम पाइपलाइन में तेल चोरी के मामले में अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ। आपको बता दें कि रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक और सोनीपत जिले की कुल 12 वारदातों का खुलासा हुआ है। इस मामले में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपियों के खुलासे के संबंध में अपने कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता बुलाई। पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने बताया, सीआईए धारूहेड़ा पुलिस ने पेट्रोलियम पाइपलाइन से तेल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से कुल 2 बड़े और 2 छोटे टैंकर सहित 7 गाड़ियां, 1 पंप मशीन, 1 मोटर बरामद की है। कुरुक्षेत्र लघु सचिवालय के पास एक कार में अचानक आग लग गई और धुंध होकर जलने लगी, जिसके बाद आसपास भगदड़ मच गई। लोगों ने आग को बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग नहीं बुझी, जिसके बाद आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। सूचना मिलने के बाद दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। मुंबई में शनिवार सुबह एक 20 मंजिला इमारत में आग लग गई थी, जिससे 7 लोगों की जान चली गई थी, जिसमें 2 बुजुर्ग भी शामिल हैं। ये आग तारदेव इलाके की इमारत कमला सोसाइटी में लगी। बताया जा रहा है कि करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग को बुझाया जा सका। महानगर पालिका के अफसरों ने बताया, नायर अस्पताल में 5, कस्तूरबा अस्पताल और भाटिया अस्पताल में 1-1 की मौत हुई है। डीसीपी सौरभ त्रिपाठी ने बताया, आग 15वीं फ्लोर पर लगी और ऊपर के फ्लोर पर बढ़ती गई। सबसे ज्यादा 19वीं फ्लोर पर प्रभावित हुई है। मुंबई प्रशासन के मुताबिक धुएं की वजह से राहत कर्मियों को अंदर पहुंचने में काफी दिक्कत हुई। 19 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिसमें से 15 लोगों को नायर, कस्तूरबा और भाटिया अस्पताल ले जाया गया। सभी का जनरल वार्ड में इलाज चल रहा है। वहीं बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े झज्जर जिले के बादली कस्बे में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं भारतीय सराफा बाजार में इस कारोबारी सप्ताह के दौरान सोना चांदी की कीमतों में इजाफा हुआ। शादियों के सीजन के बीच सोना महंगा हुआ तो वहीं चांदी की चमक भी बढ़ गई है। वहीं सोने की कीमत 48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गई है। वहीं चांदी का भाव 61,000 रुपए बढ़कर 64,000 रुपए प्रति किलो के करीब पहुंच गया है। पूरे कारोबारी सप्ताह में राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 466 रुपए प्रति 10 ग्राम महंगा हुआ, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी के भाव में 3100 रुपए प्रति किलो से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लगातार 4 ट्रेडिंग सेंसेक्स में बेंचमार्क इक्विटी इंडेक्स में लगभग 4% की गिरावट दर्ज की गई है, जिसके चलते इक्विटी इन्वेस्टर्स की वेल्थ में 8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है।
कोरोना की वजह से अमेरिकी शेयर मार्केट में लगातार तीसरे हफ्ते गिरावट दर्ज की गई है। नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स और S&P 500 के लिए सप्ताह मार्च 2020 के बाद सबसे खराब रहा। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा और पॉप सिंगर निक जॉनस सरोगेसी की मदद से पेरेंट्स बन गए हैं। इस बात की जानकारी प्रियंका ने खुद सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को बेटा हुआ है या बेटी, इस बात की जानकारी उन्होंने पोस्ट में नहीं दी है। प्रियंका के बच्चे का जन्म डॉक्टर द्वारा दी गई डेट से 12 हफ्ते पहले हो गया है। बच्चा लॉस वेगस के बाहरी इलाके सर्दर्न कैलिफोर्निया में एक हॉस्पिटल में हुआ। प्री मैच्योर डिलीवरी के कारण बच्चा कुछ कमजोर है। दिग्गज गायिका लता मंगेशकर कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद से अस्पताल में एडमिट है। उन्हें 8 जनवरी को कोविड पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद लता की उम्र और उनकी खराब तबीयत को ध्यान में रखते हुए उन्हें डॉक्टर्स की सख्त निगरानी में आईसीयू में रखा गया है। एक्टर सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम और एक्ट्रेस श्वेता तिवारी की बेटी पलक मुंबई के एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट की गई है। वीडियो सामने आने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों रिलेशनशिप में हैं और साथ में डिनर डेट पर गए थे। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज गंवाने के बाद टीम इंडिया के कैप्टन केएल राहुल ने अपने हार के कारण गिनवाए हैं। राहुल ने कहा, मध्यक्रम के बल्लेबाजों का फ्लॉप प्रदर्शन और बीच के ओवरों में अफ्रीकी बल्लेबाजों के विकेट नहीं निकल पाने के कारण टीम इंडिया को शुरुआती दोनों वनडे गंवाने पड़े। इंडियन प्रीमियर लीग की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपने 3 खिलाड़ी चुन लिए हैं। आईपीएल के नियम के मुताबिक नई फ्रेंचाइजी को मेगा ऑक्शन से पहले 3 खिलाड़ी चुनने थे। अहमदाबाद ने 4 भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान और युवा भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को चुना है। हार्दिक पांड्या को अहमदाबाद ने 15 करोड़ रुपए में खरीदा है। फ्रेंचाइजी ने लेग स्पिनर राशिद खान को भी 15 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किया है। इसके अलावा शुभमन गिल को फ्रेंचाइजी ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा। इंडियन प्रीमियर लीग के आगामी सीजन के लिए लखनऊ से मेगा ऑक्शन से पहले केएल राहुल को 17 करोड़ में अपनी टीम के साथ जोड़ा है। इसके साथ ही वह आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी भी बन गए हैं। भारतीय फुटबॉल के महान खिलाड़ियों में शुमार सुभाष भौमिक ने 71 साल की उम्र में शनिवार को अंतिम सांस ली। सुभाष भौमिक डायबिटीज और किडनी संबंधी बीमारियों से ग्रसित थे। सुभाष भौमिक 1970 के एशियन गेम्स की कांस्य पदक विजेता टीम के सदस्य रहे हैं। सुभाष भौमिक को कोविड-19 संक्रमित हो जाने के बाद उन्हें कोलकाता के इकबालपुर के एक नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन की एयर स्ट्राइक चौथे दिन भी जारी रही। इस हमले में 70 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हुती विद्रोहियों के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है, मलबे के नीचे दबे घायलों की लगातार तलाश की जा रही है। चलिए, सुपरफास्ट 100 में मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।